तो चलो जो भी क्वेश्चंस मैंने किए थे ना, ठीक है, उसको फिर से अटेम्प्ट करना, ठीक है। और मैं क्या सोच रहा था कि देखो अभी तो वैसे तो आप अपने क्या कहते हैं अ, जो भी बुलाऊँगा मैं तो उसमें क्या तुम लोग अटेम्प्ट करना। बाकी अगर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव का मैं क्या सोच रहा था ऐसा कि मेरे पास पूरा क्वेश्चन बैंक है इसमें, क्या कहते हैं ग्रेड इज़ी में, ठीक है? पूरा का पूरा बुक ही एक्चुअली वहाँ पे, तो मेरे को क्या है खाली क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। मैं उसपे जितने भी बोलोगे ना उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर बोलो तो मैं ऐसा करूँगा ना कि 1 हफ्ते का मैं 1 दिन का टाइम शेड्यूल कर दूँगा जैसे संडे का और लेके दूसरे संडे तक की। इतना लंबा मैं क्या असाइनमेंट वहाँ पे असाइन कर दूँगा, तो उस असाइनमेंट में ना मतलब हर चैप्टर से थोड़े-थोड़े मिक्स अप क्वेश्चन्स रहेंगे। जो भी चैप्टर जैसे हम लोग का 3 चैप्टर हो चुके हुए हैं, चौथा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज़्म, ये भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 4 चैप्टर के मैं लगभग 4 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, वो मैं सेट कर दूँगा। 1 हफ्ते का टाइम रहेगा। तुम लोग क्या करना, उसपे जो क्वेश्चन्स कर लेना, तो क्या पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे एक बार। सर कभी भी ओपन करके दे सकते हैं। हाँ, मतलब 1 हफ्ते का टाइम रहेगा, तो उसपे मैं एग्ज़िट द स्क्रीन डाल दूँगा 100 डेढ़ 100 बार और क्या, है ना? तो ये स्क्रीन एग्ज़िट अगर होता है तो मैं एक बार पूछ भी लूँगा उस बंदे से जो है ना कि अगर ऐसा असाइनमेंट दे, तो स्क्रीन एग्ज़िट अगर मान लो मैंने 100 बार सेट कर दिया, या जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है, तो उतनी बार तुम लोग उसपे से अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ ऐसे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती ना जैसे मतलब जब टेस्ट देते हो तो ऐसा तो नहीं ना होता कि आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नहीं नहीं सर। ठीक है। क्योंकि देखो मैं बताऊँ एक्चुअली ऐसा भी देखा गया है अगर तुम लोगों ने टेस्ट दी ना अगर इस पे ऑनलाइन टेस्ट, तो ये कहीं न कहीं बेनिफिट ये भी मिलेगा कि मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि जो ऑनलाइन टेस्ट होती है ना आईआईटी की और मेडिकल की, क्योंकि वहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं, ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो ऑनलाइन में क्या पेपर थोड़ा आसान आता है। तो अगर मान लो तुम लोग की अगर तुम लोगों ने थोड़ा-सा मान लो प्रैक्टिस कर लिया स्क्रीन के सामने बैठ के करने का, लैपटॉप है तो बेस्ट लैपटॉप के सामने बैठ जाओ 2 घंटे ऐसे। क्योंकि अगर तुम उस चीज़ से अगर अडैप्ट हो जाते हो ना, तो तुमको कहीं न कहीं ज़्यादा बेनिफिट होगा इन कंपैरिज़न टू दोज़ स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी की या नीट के एग्ज़ाम ऑफलाइन देंगे। ऑफलाइन में क्या पेपर टफ आता है, ऐसा। तो मैं ऐसा क्या करूँगा अभी लगभग 100 डेढ़ 100 लगभग 150 200 क्वेश्चन 1 हफ्ते का बना करके सेट कर दूँगा, तो बैठ कर के तुम लोग एज़ अ असाइनमेंट उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, रचित ने एक डाउट पूछा था मेरे से कि अ, रचित देखो वो जो क्वेश्चन तुमने पूछा ना कि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो एक्चुअली बताऊँ जाके एनसीईआरटी की बुक में डेटा चेक करना तो नाइट्रोम और कॉन्स्टेंटिन का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कार्बन रेजिस्टेंस का। इसलिए बताओ स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स नाइक्रोम या क्रोमियम के नहीं बना के हम लोग कार्बन के बनाते हैं बिकॉज़ इट हैज़ गॉट हाई रेजिस्टेंस। उसका सिर्फ इकलौता रीज़न यही होता है कि वो उसका हाई कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। खाली हाई कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बस। सी ऑप्शन। सर तो फिर आंसर डी दिया था टेस्ट में तो रॉन्ग हुआ ना। क्या आंसर डी दिया हुआ है? हाँ सर। आंसर डी में क्या दोनों है क्या? बी और सी लिखा था। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? बी एंड सी लिखा हुआ है। हाँ सर। चलो मैं एक बार एनसीईआरटी की बुक चेक कर लेता हूँ उसका रेजिस्टेंस क्या होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। तो ये क्या प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो जो डेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। जब कोई भी किताब उठा लो ना, उसका बेस जो है एनसीईआरटी होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चैप्टर 7 हम लोग का न्यूटन फिजिक्स से हो गया था। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 है पावर ऑन ए करंट। एक क्वेश्चन मैंने सोचा था डिस्कस करने का, बोर्ड में आ चुका हुआ है। उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है छोटी-सी और यहाँ से इसकी दूरी है, दूसरा करंट कैरिंग कॉइल है। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, तो इसमें क्या करना है? सीबीएसई का तो क्या सीबीएसई का? हाँ, उनका तुम लोग का एनसीईआरटी से कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दूरी मान लो x है, ये दूरी भी x है, स्मॉल कॉइल है। तो स्मॉल कॉइल का फॉर्मूला क्या था याद करो? एट द एक्सिस में हमने पढ़ के म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 n i a बाय x स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर पावर 3 बाय। और स्मॉल कॉइल हम क्या बोलेंगे, फील्ड क्या हो जाएगा? बाय x का क्यूब। सर ये कौन सा टॉपिक है? ये कोई टॉपिक नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला गया, दो कॉइल है, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है। मैं उसी दिन करवाने वाला था, पता नहीं फिर छूट गया, कैसे छूट गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ, खाली तरीका बता रहा हूँ तो समझ जाओगे। बाकी जब वो मिलेगी नहीं शीट तो उस पे से क्वेश्चन होगा तो उसको देख के कर लेना उस समय। ऐसे दो कॉइल है, बताओ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो एक कॉइल यहाँ पे छोटे छोटे कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल क्या होता है एट द एक्सियल पॉइंट, ये होता है। कॉइल अगर छोटे होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका रेडियस काफी छोटा हो जाएगा, तो ए को इग्नोर कर दो, खाली एक्स क्यूब बचेगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। हमें अगर रिजल्टेंट निकालना है फील्ड का ना, तो बी और बी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √2b हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों एंगल 90 डिग्री है ना, ऐसा, ठीक है। तो एक इसका करंट हमें ऐसे दिया जाएगा और इसका करंट हमको ऐसा दिया, कोई भी डायरेक्शन कोई भी हो, फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ही होंगे, चाहे ऊपर हो नीचे हो। तो इससे क्या √2b हो जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना और यहाँ पे हमको यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड का आंसर मिलेगा। ऐसे सवाल होंगे, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक्सियल पॉइंट के लिए एक भी सम नहीं करवाया था, तो एक्सियल पॉइंट में बोर्ड में आया हुआ ऐसा एक सम था बस। सर एक और मिनट बैक करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है आज का, करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा रचित, तुम लोग को एग्जाम की डेट दे दी गई है? सर अभी तक फिक्स हाँ नहीं सर, बोला है। लेकिन ये पता है कि 27 एग्जाम है। सर फिजिक्स की लास्ट है। हाँ, फिजिक्स की लेकिन डेट नहीं दी गई है। सर दे दी है। डेट कब है फिजिक्स की? सर लास्ट 3rd या 4th को है अगस्त। अच्छा। शाम हमारी 29 से। अच्छा, और एग्जाम तुम लोग 29 से? अच्छा, एग्जाम ऑफलाइन हो रही है ना? हाँ सर बोलते रहे। हाँ, एग्जाम शायद से, क्योंकि अभी डेट आ गया कि 15 तारीख से स्कूल चालू मतलब करने की परमिशन मिल गई, कोचिंग चालू करने की मिल गई है 15 तारीख से विथ हाफ कैपेसिटी। तो स्कूल वाले 12th के और 10th के तो मुझे लगता है एग्जाम ये लोग ऑफलाइन ही लेंगे। तो थोड़ा पढ़ वढ़ के जाना भाई, ऑनलाइन नहीं है यहाँ, तो मतलब फुल मार्क्स आएंगे। अभी मैंने का पेपर चेक किया था, जो ऑब्जेक्टिव लिया था, तो भाई सबके मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे ना ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है।
और अभी मैं एक बार डिसाइड करके बता दूंगा देव, क्योंकि वो अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो हाफ कैपेसिटी से हम लोगों ने अलाउ किया है। फुल कैपेसिटी अगर होता ना तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इट इज बाय पैरेलल यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन। देखो पैरेलल लाइन है और यूनिफॉर्म स्पेस। इसमें हमने क्या किया, एक कॉइल को प्लेस कर दिया, ऐसे। और ये जो इस कॉइल से क्या करंट पास हो रही है, सर ये न्यूटन से चैप्टर 8 है क्या? ये चैप्टर 8 है। हाँ, तो और कौन है करंट लूप, मूविंग कॉइल करंट। फर्स्ट पेज पे डायग्राम बना हुआ है ऐसा। एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है, एबीसीडी कॉइल का नाम है। तो मैंने बोला था ना कि हम लोग पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे फिर फोर्स पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा हो गया, एम्पियर्स लॉ और वो 12 लॉ। फोर्स भी हमने कर लिया। फोर्स पे मैंने बोला था डिवाइस पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन, वो भी हो गया। अभी पढ़े हम लोग सीक्वेंस में टॉर्क। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो करंट है यहाँ पे ए बी वाली लाइन पे करंट नीचे से ऊपर जा रही है। यहाँ पे जो ए बी लाइन है ना, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में। तो करंट अगर ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में, तो इसके देखो फोर्स हम अंदर की तरफ जाएगा, फोर्स इनसाइड होगा। ठीक है, फोर्स इनसाइड है। इसमें अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, करंट नीचे है, फोर्स बाहर की तरफ। फोर्स आउटसाइड। या खुद से देखो करके एक बार, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा करके सब कुछ ध्यान से करो। अपनी इंडेक्स फिंगर को राइट की तरफ दिखाओ, मिडिल फिंगर को ऊपर दिखाओ, देखो थंब किधर जा रहा है। सबको खुद से करो, ए बी के लिए पहले खुद से करो, कोई परेशानी तो पूछो। इंडेक्स फिंगर को राइट में, मिडिल फिंगर को ऊपर। आ रहा समझ में? अब यस सर। चलो ये वाला पार्ट देखो, बीसी वाला पार्ट। बीसी में करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें अगर हम देखें ना तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट। एक बार सोचो कि अगर ये बीसी, जब जब कॉइल घूमेगा ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा बीसी का। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अगर बीसी परपेंडिकुलर होता तो फील्ड के, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता ना वो होता नीचे की तरफ। अगर सोचो बीसी लाइन फील्ड के परपेंडिकुलर, मान लो ये फील्ड है, बीसी परपेंडिकुलर होता है ऐसा। ये बी है, जरा करके देखो तो, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर,
बी करंट अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड राइट में, थंब देखो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस और नो करके देखो एक बार। सबको अपना हाथ घुमाना आना अच्छे से आना चाहिए कि कैसे हाथ घुमाते हैं। आ रहा है समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। सर एक बार बताइए। एक मिनट रुको। एक मिनट सब बता रहा हूँ मैं। हाँ देखो, क्या बता रहा था कि हाँ देखो, ये जो है ना करंट कैसे जा रहा है स्क्रीन के अंदर से, तो बीसी लाइन कैसी है, करंट जो है ना बीसी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है बीसी लाइन। ये लगातार चेंज करेगा, ठीक है बीसी का डायरेक्शन, क्योंकि ये घूमेगा कॉइल। मान लो एक बार के बीसी अगर अंदर की तरफ है, करंट जो है बीसी जो है ना करंट अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट से राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, करंट अंदर की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, देखो तो ध्यान से। अगर बीसी परपेंडिकुलर होता तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, टुवर्ड्स राइट है। देखो तो ये किधर जा रहा है, हम नीचे की तरफ जा रहा है, आ रहा है समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है ना, इसको खुद से करो एक बार ध्यान से, ऐसा। अब समझना है यहाँ पे कि जैसे ये कॉइल घूमेगा ना, ए बी और सी डी, ये पता है एबीसीडी कैसे है, तुम एक बार अपने जहां पर भी बैठे हो ना, अपने हॉल का या अपने रूम का ना दरवाजा देखो, ठीक है? वो दरवाजा देखो जो ऐसे खुलता है ना, यहाँ हिंज के लगा करके ऐसे खुलता है, तो ये जो अब मान लो जैसे ऊपर से मान लो ऐसे कोई तार जा रही है, ऐसे सोचो तार जा रही है, ठीक है? तो ये तार के साथ तो ऊपर वाले का तो एंगल बदलता रहेगा, लेकिन ये जो वर्टिकल चीज है ना, इसका एंगल इस तार के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर भी सेम चीज है, अगर ये कॉइल घूमेगा भी ना, तो ए बी और सी डी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो बी सी होगा ना और जो ए डी है उसका एंगल लगातार फील्ड के साथ चेंज करेगा। मैंने
वो स्टेज ये बताया फोर्स किधर होगा, नीचे जब वो परपेंडिकुलर, बाकी सब में क्या होगा, नीचे ही लगेगा फोर्स। एक सिचुएशन पे फोर्स 0 भी हो जाएगा। और अगर आप इस पे देखें ना ध्यान से, तो इसमें जो फोर्स होगा ऊपर की तरफ होगा ऐसे। Clear? देख सकते हो ए बी पे और सी डी पे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। बी सी पे और डी ए पे फोर्स कैसा है, वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो हम क्या देखेंगे कि ए बी पे फोर्स मान लो आई एल बी है, सी डी पे मान लो फोर्स आई एल बी है। तो बी सी पे फोर्स जो होगा एट एनी इंस्टेंट जो भी होगा, उतना फोर्स डी ए पे भी होगा। ठीक है, लेकिन सब केस में फोर्स कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो हम ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, इन गिवन फिगर फोर्स ऑन ए बी जो वैल्यू है इक्वल्स टू फोर्स ऑन सी डी, बट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन according to Fleming's left hand rule. Full stop. In same way, force on BC and DA are equal and opposite in direction. Full stop. So, net force sigma F, net force on ABCD equal to 0. मतलब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगा तो उस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। सर हाँ बोलो। सर पर बीसी एडी की जो लेंथ है वो तो कम है ना, मतलब बीच में गैप आ गया। तो एक्चुअली गैप है लेकिन बहुत छोटा गैप है वो, ठीक है, मान के चलो। वो ये जो गैप जो मानते हैं ना हम लोग, एकदम छोटा सा गैप होता है, तो उसको नेगलेक्ट कर दो। बात सही है तुम्हारी कि फोर्स थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन बहुत नजदीक होता है बस। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, देयर इज नो ट्रांसलेटिंग। इसको फटाफट सबसे पहले सबको कि कभी भी कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे नेट फोर्स कितना होता है, 0। इसको नोट कर दो। सर वो क्या लिखा है एरो के बाद नीचे? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। सीओ एम लिखा है वहाँ पे। सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास इज एट। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है इसके ऊपर टॉर्क क्या होगा। तो देखो जो बीसी है और जो एडी है, इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या जो फोर्स है ना, वो इक्वल एंड अपोजिट तो है, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सीधी सी बात है, कोई रॉड को पकड़ लो और ना इस पे फोर्स ऐसे लगाओ, एक इधर से खींचो
और एक इधर से खींचो, ये घूमेगा नहीं इसकी वजह से। रॉड को ले लो और फोर्स ऐसे लगाओ और ऐसे लगाओ, रॉड घूमेगी इसकी। बीए पे जो फोर्स लग रहा है और जो सीडी पे फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है, और उनके बीच पे कुछ गैप है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो घूमेगा एबी और सीडी के फोर्स की वजह से। लेकिन बीसी और एडी के फोर्स की वजह से ये कॉइल घूम नहीं सकता है, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, सेम ऐसा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स ऑन बीसी एंड फोर्स ऑन एडी do not contribute to torque, because since they have same line of action. उसका force on BC on AB and force on CD contribute to torque. ठीक है, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा गैप है। अब यहाँ पे मान लो कि इस पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, जो डेटा गिवन अपने पास, और ये जो विड्थ है वो डब्ल्यू है, ऐसा भी डेटा दिया। तो हमको अभी निकालना है कि इस पे टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमको एक बात तो समझ में आ गई कि जब टॉर्क को देखना है तो हमको बीसी फोर्स और एडी फोर्स से कोई मतलब ही नहीं है, वो टॉर्क बना ही नहीं सकता। हमें किस पे इंटरेस्टेड है, हमें एबी और सीडी फोर्स पे टॉर्क निकालने के लिए। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। इतना लिखा हुआ होगा सबका पहले। सर एक सेकंड। ये सब ना प्रॉपर्ली नोट कर जाना, अगर सही बता रहा हूँ मेरे को बोलोगे मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, लेकिन अगर नोट किया हुआ नहीं रहेगा ना कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं गारंटी लिख करके दे रहा हूँ, मैग्नेटिज्म आसान चैप्टर नहीं है। मैं मेरा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैग्नेटिज्म में अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है, और मैग्नेटिज्म में और एक एसी करंट, यही 2 चैप्टर है पूरे 12th के फिजिक्स में जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जो थोड़ा परेशान करते हैं। ये एकदम शुरू से इसका ध्यान से नोट्स बना करके रखना है, घर पे बैठ करके उसको रिवाइज करना है, क्योंकि कोई चीज़ अगर डिफिकल्ट है उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि उस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करो। जिस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करोगे वो चीज़ अपने आप आसान लगने लगती है। जैसे अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे कौन से हाथ में ज़्यादा ताकत है, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड, तो जो राइटी है वो बोलेंगे राइट हैंड। तुम राइट हैंड से जितना काम आसानी से कर सकते हो उतना उतना काम तुम आसान लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकते हो। तो लेफ्टी हैं, वो लेफ्ट हैंड से जितना काम आसानी से कर सकते हैं राइट हैंड से नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज तुम बचपन से उसी हाथ को यूज करते आ रहे हो, तुमने उस हाथ की ज्यादा प्रैक्टिस की है। इन द सेम वे तुम जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे वो चीज तुमको आसान लगने लग जाएगी। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़ते। अब देखो हमें अगर जब टॉर्क निकालना है ना तो हमें थोड़ा सा फिगर को हमको टॉप व्यू लेना पड़ेगा। डायग्राम वही है, ठीक है।
लेकिन हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, टॉप व्यू। टॉप व्यू जैसे देखो, मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है, तब सिलेंडर को हम लोग टॉप से देखते तो हमको कैसा दिखता है, वहां पे सर्कल दिखता है ना। ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो टॉप व्यू में क्या, कोई क्यूबॉइड है, ऊपर से तो रेक्टेंगल दिखेगा। तो अगर हमने इसका टॉप व्यू देखा ना, तो हमें टॉप व्यू कुछ इसका इस तरह से दिखेगा। इसका स्केल मैंने क्या किया, 2 लाइन का। कि इसका टॉप व्यू हमको ऐसा दिखेगा। इस टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, खाली बीसी लाइन दिखेगी, नीचे का तो दिखेगा ही नहीं हमको टॉप। उसके बाद अब टॉप व्यू में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो, प्लेन का एरिया वेक्टर कैसे दिखाया जाता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब कैसा होता है, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। ये एरिया वेक्टर, ये ऐसा प्लेन होता है, यहाँ पे सामने से देखते हैं तो उसके नॉर्मल हो जाता है। सामने से देखते तो एरिया कैसा दिखता है ना, ठीक है, तो उसको नॉर्मल यहाँ पे एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो अगर एंगल, ये मान लो एरिया वेक्टर का और फील्ड का जो एंगल है वो मान लो थीटा है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, याद करो मैंने क्या बता करके रखा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और क्या कहते हैं, क्यूबी भी, और क्या कहते हैं, आई एल भी था ना, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है लेंथ के और वेलोसिटी। तो अगर हमने यहाँ पर देखा तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड द वेलोसिटी। तो यहाँ पे लेंथ किधर दिखाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स कैसा दिखाएंगे हम लोग, ये देखो मैग्नेटिक फोर्स हमारा हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है ना, ऐसा था मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पे ऐसा होगा मैग्नेटिक। तो ये टॉप व्यू है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे सोचो, फोर्स को मैं वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, ऊपर से देखूंगा तो मुझे एरो तो दिखेगा अंदर जाते हुए, और इसका एरो मुझे दिखेगा बाहर आते हुए। ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो ये पार्ट मेरे लिए विजिबल नहीं हो, लेकिन वो एरो तो विजिबल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, हाँ सर। ठीक है ना। एक नोटबुक पकड़ लो, नोटबुक को टॉप से देखो, नोटबुक को ना वर्टिकल रखो और टॉप से देखो, तुमको उसको ऊपर का रेक्टेंगल दिखेगा। और अगर हमने उसके दो एजेस पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो मुझे वो फोर्स वहां पर ऊपर से दिखेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा फोर्स हो गया। इसमें ना कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं है, कोई कैलकुलेशन, लेकिन इसमें इमेजिनेशन हमको अच्छी चाहिए, क्योंकि 3D में बन जाता फिगर। ये फोर्स हो गया, ये फोर्स जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर है, फील्ड के परपेंडिकुलर है। देखो ये एंगल 90 होगा, और ये क्या है, विड्थ है ना, W। ये अगर 90 डिग्री है तो ये 90 गुना सीटा हो जाएगा। अब मैंने ये भी बता करके रखा है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो समझो ये 90 है, और एक चीज ध्यान से देखो, बहुत बारीक से देखना, ये भी 90 है। ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है प्लेन की। देखो 2 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना,
दोनों को मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, एक ब्राउन से दिखा रहा हूँ, एक ब्लैक से दिखा रहा हूँ, एक ग्रीन से दिखा रहा हूँ, एक ब्राउन से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देख सकते हो, तो ये 90 है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल ऑब्वियस ही बात है 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा ना। समझ आ रहा है सबको इसका? ध्यान से इसको देखो, सबको क्लियर हो गई ये चीज? यस सर। हाँ सर। अब इस पे कुछ खास नहीं है, जो मेन काम था वो ऊपर डायग्राम ड्रॉ करना था, एंगल था, ठीक है, व्यू करना था इसका, ठीक है, तो हो गया। अभी सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे लिखेंगे, 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा। टॉर्क ऑन लूप इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे हो जाएगा ILB। ये फोर्स अगर ध्यान से देखो, ये फोर्स कितना था, ILB था, और यहाँ पे थीटा कितना था, 90 डिग्री था, तो ILB sin 90, sin 91 हो जाएगा। कि ये जो है ना, जो AB है कैसा भी घूमे, AB will always remain perpendicular to the magnetic field, क्योंकि वर्टिकल है। ILB into perpendicular distance। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, देखो तो दो फोर्स के, ये फोर्स है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो ILB into x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ILB into x। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज w, x इक्वल टू w sin थीटा। दिस इज इक्वल टू I लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाता है, देखो तो ध्यान से, लेंथ इंटू विड्थ दैट इज एरिया, IAB sin थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं IA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क ऑन द लूप, IAB sin थीटा। ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एक ही टर्न लिया, और अगर n टर्न्स होंगे, और n टर्न कैपिटल N लिख देता हूँ, और n टर्न टॉर्क हो जाएगा NIAB sin थीटा। इसको लिख सकते हैं NA वेक्टर और B वेक्टर, ये टॉर्क हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, याद करो, मैंने तुम लोग को बताया भी था कि ये तो पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। मैंने तुम लोग को बताया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो था NIA था। ये मैंने बताया था कहाँ से, वो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से मैंने डिराइव करके बताया था। मैंने बोला था, वीडियो मैंने भेजी थी, मैंने उसके बताया भी था कि पाई को कैंसिल नहीं करते तो मैग्नेटिक मोमेंट ये हो। अगर हम इसको ये वाले चीज को देखें ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला था B वेक्टर क्रॉस E वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। यहाँ पे जो B वेक्टर था इलेक्ट्रिक डायपोल में, अगर हम उसकी एनालॉजी देखें, यहाँ पे E है, यहाँ B है, यहाँ P है, यहाँ पे NIA है। तो ये जो NIA है ना, दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। NIA क्या हो जाएगा, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कि इसको वैसे लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू M वेक्टर या स्मॉल m वेक्टर। कुछ बुक्स पे ना वो लोग स्मॉल m यूज करते, कुछ बुक्स पे वो लोग कैपिटल M यूज करते हैं। तो स्मॉल m इंटू बी, यहाँ पे m क्या है,
एन आई मैग्नेटिक। समझ आया सबको? इसको नोट कर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, 4 मार्क का आएगा एग्जाम में। सर ये एंड टर्न वाला समझ नहीं आया लास्ट में, क्या चीज ये वाला? एंड टर्न्स वाला। तो अगर एक टर्न होता है ना तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, आई ए बी साइन से लगता है, अगर एक टर्न होता है। ठीक है, अगर मान लो तुमने क्या किया, तुमने एक टर्न के बदले तुमने अगर ऐसा करके ऐसा कर दिया, 2 टर्न हुए कि नहीं हुए? तो 2 टर्न अगर हो जाएंगे तो उसका टॉर्क कैसा लगेगा? डबल हो जाएगा टॉर्क। आई बात समझ में? नहीं समझ आया सर लास्ट में। अभी अरे यार सीधी, मान लो एक टर्न है, ठीक है, इस पे कितना टॉर्क लगेगा? एन आई ए लगेगा, ये क्लियर? आई ए लगेगा, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब अगर 2 टर्न बना दे, अगर हम लोग यहाँ पे टर्न तो बढ़ा सकते हैं ना, कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या कहते हैं उस पे, ऐसे लपेटे चले जाओ ना, एक्स्ट्रा टर्न बनाते चले जाओ ऐसे करके, 2 टर्न बना लो। अब इस पे टॉर्क क्या होगा? अब 2 लूप पे टॉर्क लगेगा तो टॉर्क के डबल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। आई आई आईसीएससी बोर्ड पे तो बहुत डिटेल में था ये, लेकिन सीबीएसई बोर्ड पे डायग्राम दिया होगा डीसी मोटर का, याद है? डीसी मोटर जो हम वॉशिंग मशीन में जो मोटर जो घूमती है, तो कौन सी डीसी मोटर होती है? तो उसमें क्या होता है, कभी अगर पंखे में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर कभी भी वॉशिंग मशीन का खोल करके देखोगे ना, तो वहां पे ना बहुत सारे करके कॉपर की वायर्स वुंड होती है ऐसे करके। क्यों? ताकि ज्यादा वायर्स होंगी, ज्यादा टॉर्क लगेगा, और वो जो जो कॉइल है वो तेजी से घूमेगा ऐसा। आई बात समझ में? जो हम लोग जो डीसी मोटर पढ़ते हैं ना, क्लास 10th में भी पढ़ाया गया बच्चों को, ठीक है, डीसी मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेज इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। जो तुम्हारा वॉशिंग मशीन का जो मोटर घूमता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे घूमता है? इसी प्रिंसिपल पे घूमता है। ये एन आई ए बी साइन थीटा। जो हमारे जो फैन होता है ना, उसका थोड़ा प्रिंसिपल अलग हो जाता है, वो थोड़ा अलग कंसेप्ट पे काम करता है। अ, और जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है वो भी गोल गोल घूमता है, वो किस पे काम करता है? इसी पे काम करता है। कभी खोल के देखोगे तो बहुत सारे टर्न्स होते हैं वहाँ पे कॉपर। समझ में आ गई बात? तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार, तुम लोग। इसको नोट कर दो। आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हो गया पूरा खत्म। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है गैल्वेनोमीटर। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। छोटी करंट नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ये तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी वो वाली जो मैंने भेजी थी?
एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का, वहां भी डिस्कस हुआ था ना मैग्नेटिक मोमेंट। अरे तो समर देख लेते ना उसको, कब मैंने भेजी थी। आगे देखो, इंट्रोडक्शन, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। सेकंड आता है इसका प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है देखो, तो जो अभी मैंने सिखाया ना तुम लोग को टॉर्क वाला कंसेप्ट, वही प्रिंसिपल होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल based on principle that current carrying coil placed in magnetic field experiences torque। ठीक है, इसका एक और प्रिंसिपल होता है, वो बाद में लिखूंगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट इसका होगा, इतना लिख लो पहले, टॉपिक का लगभग 30 से 40 मिनट का। इतना लिख लो काफी आज के लिए, क्योंकि अभी क्या मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करने में कम से कम मेरे को 5 मिनट चाहिए। फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर पूरा उसको वर्किंग समझाना पड़ेगा। लगभग 30 से 35 मिनट का टॉपिक है ये। अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो आज खाली इसको बस इतना इंट्रो लिख करके उसको छोड़ दो। मंडे को मिल जाएगी रचित। ठीक है, मंडे को क्या, हाँ मंडे को मिल जाएगी। मंडे को ना एक काम करना, क्लास में आ जाना 11:15 पे। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म भी कर दूंगा। ठीक है, तो स्कूल की क्लासेज अगर चल रही हो तो ठीक है, नहीं तो फिर स्कूल की क्लासेस खत्म करके 1 बजे आ जाना। ठीक है, 1 बजे मंडे को गारंटी मिल जाएगी, सब काम हो गया उसका। ठीक है ना। तो आज के लिए काफी है इतना। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.